औरत उम्र के चाहे जिस पड़ाव पे हो, अपने जीवन में कितनी ही व्यस्त क्यों ना हो, उसके दिल में तब अलग ही खुशी छा जाती है जब उसके मायके से कोई खुशी का संदेशा आता है और वह सब कुछ छोड़ छाड़ मायके का रुख कर लेती है। आज मेरी भी स्थिति कुछ वैसी ही हो गई थी जब भैया ने जतिन यानी अपनी लड़की की शादी की सूचना मुझे फोन पर दी थी। मेरा मन मयूर नाच उठा। भैया ने बहुत दबाव डालकर शादी से 1 महीने पहले ही बुलाया था। साथ ही बड़े अधिकार से दशहरी आम की फरमाइश भी की थी। भैया की आवाज में वही चिर परिचित प्यार मनुहार पाकर मन खुशी से आह्लादित हो उठा। फिर तो मेरा मन पूरे दिन पीछे छूट गए मासूम बचपन और बेफिक्र जवानी के दिनों में डुबकी लगाता रहा। मैं उसी समय से अपनी सारी व्यवस्था को झटक बड़े ही उत्साह से शादी में जाने की तैयारियों में व्यस्त हो गई। एक ही हफ्ते में लखनऊ की विशेष साड़ियाँ, सूट और बहू के लिए सोने की कड़े के साथ साथ ढेरों नमकीन मिठाइयाँ और दशहरी आम के टोकरे बंधवा लिए थे। एक बार फिर सारे घर की जिम्मेदारियां सासू माँ को सौंप निश्चित होकर पटना के लिए रवाना हो गई थी। आशा के अनुकूल भैया खुद स्टेशन पर मुझे लेने आए थे। स्टेशन से निकलते ही वही पुराना पटना शहर, ट्रैफिक की चीर परिचित कान फोड़ आवाजें, सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें, भागते व्यस्त लोगों की भीड़, समोसे और जलेबियों के तले जाने की पहचानी खुशबू के साथ आसपास फैली अस्त व्यवस्था भी अपने आप में अपनापन समेटे मुझे रोमांचित कर रही थी। इन सब के बीच से गुजरती गाड़ी तेजी से घर की तरफ दौड़ रही थी, जहां पहुंचने का दिल बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंच फ्रेश होकर बैठते ही चाय पानी के साथ साथ बातों का सिलसिला शुरू हो गया था। भैया भी मुझे कुछ ज्यादा भाव देते हुए भाभी से बोले, सुनती हो नैना, निधि के आने से सबसे बड़ा फायदा तुम्हारा ही होगा। तुम्हारे काम में हाथ बटाने के साथ साथ सारे रस्मों रिवाज निभाने में भी तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी। अम्मा के साथ शादी ब्याह में भाग लेने से इसे सारे रस्मों रिवाज याद हैं। यह सब बोलकर भैया शायद पहले की तरह मुझे महत्व देना और अपना अटूट प्यार जताना चाह रहे थे, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनके शब्द खोखले लगे। अब रस्मों का क्या है, निभाए ही कितने जाते हैं। भाभी अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान लाते हुए बोली। भाभी की आंखें और बोलने के लहजे ने मेरे सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। मैं उठकर नमकीन और मिठाइयाँ निकालकर टेबल पर रखने लगी, जिसे देखकर भैया बोले, अरे ये क्या रे छुटकी, ये तूने क्या किया है? पूरी की पूरी लखनऊ शहर की मिठाइयाँ ही खरीद कर ले आई है। लखनऊ वालों के लिए कुछ छोड़ा भी है या नहीं? बस बस भैया, इतना भी नहीं है। शादी ब्याह का घर है, देखते देखते ये सारी समाप्त हो जाएंगी। मेरे बोलने के साथ ही भाभी का कटाक्ष चल पड़ा। पहले की बात कुछ और थी, अब किसके पास इतना समय है कि महीना भर अपना घर छोड़कर शादी ब्याह में रौनक बढ़ाने और पकवान खाने आएगा। 1-2 दिनों के लिए कोई आ जाए, यही बहुत है। बात भाभी ठीक ही बोल रही थी, पर ना जाने क्यों ये बात सूल की तरह मेरे अंतस में कहीं चुप रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बहाने मैं अपने कमरे में चली गई। यह मेरे वही कमरा था जहां मैंने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य समय गुजारे थे। कमरे का रंग, रोगन और फर्नीचर सब बदल गया था। रह गई थी चंद यादें और मेरे अनगढ़ हाथों से बनी पेंटिंग, जिसमें मैं भैया को राखी बांध रही थी। उस समय मैं 6ठी या 7वीं में पढ़ती थी। भैया ने बड़े शौक से उस पेंटिंग पर फ्रेमिंग करवाया था। मैं यूं ही कमरे में लेटी यहाँ वहाँ की बातें याद करती रही। रात के समय जब सबके साथ खाने बैठी तो मुझे आशा थी कि भाभी ने भी माँ की तरह ही मेरी पसंद की 1-2 खाने की डिशेस तो अवश्य बनाई होगी, पर खाना देखते ही सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। सूखी रोटी के साथ एक सब्जी और रायता था। हाँ, खाने के बाद भैया ने रसमलाई खिलाकर मेरी मायूसी थोड़ी सी कम कर दी थी। भैया भाभी जब शादी की किसी चर्चा में व्यस्त हो गए तो मैं पापा के पास जा बैठी। बुढ़ापे में उन्हें इतना आसक्त बना दिया था कि खुशी गम सब उनके लिए समान हो गए थे। उनका ध्यान दुनिया की हर खुशी और गम में विरक्त हो अपने खाने और सोने पर आकर थमसा गया था। बस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहे थे, सब ठीक है ना? थोड़ी देर बाद मैं सोने चली गई, पर आंखों में नींद कहाँ थी। उठकर आंगन में पड़ी चारपाई पर आ बैठी। सभी सोने चले गए थे। पूरे आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। यह वही आंगन था जिसमें कभी हमने ना जाने कितने खेल खेले थे। एक पैर पर कूदकर पूरे आंगन का क्षेत्रफल नापा था, घरौंदे बनाए थे,
और कई तरह के खेल खेले थे। किसी आत्मीय स्वजन सब प्यारा, यह आंगन जाने क्यों आज पराया सा लग रहा था। वक्त के किसी पल में मेरी आंख लग गई और मैं वही चारपाई पर ही सो गई। चिड़ियों की कलरव के साथ सुबह नींद खुली तो मैं चौंक कर उठ बैठी। घर के सभी लोग अभी सो रहे थे। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। बगीचे में पहले की तरह ही फूल और फल के पेड़ करीने से लगे हुए थे। कभी पापा ने ये घर और उससे लगा यह बगीचा माँ को जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। माँ भी इसे बहुत संभाल कर रखती थी। देर तक मैं वहाँ बेंच पर बैठी पुरानी यादों को ताजा करती रही। मैं टहलकर वापस आई तो सभी लोग चाय समाप्त कर रहे थे। भाभी ने वहीं से आवाज लगाकर शंकर को चाय लाने के लिए बोला, पर वह किसी काम से कहीं चला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं यहाँ सोचकर रसोई घर में चली गई कि अपना घर है, खुद ही बना लूंगी तो क्या होगा। चाय बनाने के लिए जैसे ही चाय की पत्ती को हाथ लगाया था कि शंकर आ गया। आते ही बोला, अरे दीदी, इस डिब्बे से चाय मत बनाइए। इस डिब्बे में सिर्फ साहब और मैम साहबी के लिए ही चाय बनता है, आप दूसरे डिब्बे से बनाइए। इतना बोलकर उसने एक दूसरा डिब्बा थमा दिया। शंकर के इस व्यवहार से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म सरिया मेरे सीने में उतार दिया हो। फिर भी यह सोचकर कि नौकरों की बातों का क्या, ये होते ही हैं झगड़ा लगवाने वाले। मैं गोल दाने की कड़क चाय बनाकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठी। तभी कहीं से भाभी भी वहाँ पर आ गई। ये क्या नीति जी, आज भी आप गोल दाने वाली चाय पी रही हैं? पहले आप लीफ की चाय के अलावा किसी और चाय को हाथ भी नहीं लगाती थी। लगता है नंदोई जी ने आपकी फितरत ही बदल दी। नखरे तो आज भी मेरे वही हैं भाभी, पर आपके नौकर ने मुझे मेरी औकात बता दी। मैंने भी तड़ से नहले का दहला जड़ दिया। भाभी को वातावरण की गंभीरता समझते देर नहीं लगी। उन्होंने तुरंत शंकर को बुलाकर डांट लगाई और आगे से मुझे लीफ की चाय देने की हिदायत दे दी। नाश्ते के समय मेरे कहने पर भी भाभी मेरे लाए हुए नमकीन और मिठाइयों के प्रति उदासीन बनी रही। मैंने एक दो डिब्बे निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। इतने जतन से चुन चुनकर खरीदी गई मिठाइयाँ या तो फ्रिज में पड़ी थी या घर के नौकरों की भोग लग रही थी। जिस दशहरी आम के लिए ट्रेन में मेरी कई सहयात्रियों से झड़प हो गई थी कि आम दब ना जाए, वही आम अब स्टोर रूम में लवारिस पड़े थे। फल और मिठाइयों का हर्ष देखकर मन उदास हो उठा। नाश्ते के बाद मैं पड़ोस में रहने वाली यमुना काकी की यहाँ चली गई। आशा अनुकूल उन्होंने गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया और ड्राइंग रूम से ही बहुओं को चाय नाश्ता बनाने के लिए आवाज लगाने लगी। मुझे हंसी आ गई। यमुना काकी, आप जरा भी नहीं बदली हैं। आज भी आपका अपनी बहुओं पर वही दबदबा है। अभी कुछ मत बनवाइए, मैं तुरंत नाश्ता करके आ रही हूँ। अब तो यहाँ लगभग महीना भर रहूंगी, फिर कभी आकर खा लूंगी। वो तो मुझे मालूम है, इस बार ज्यादा दिनों तक रहोगी। तुम्हारे गोविंद भैया ने बताया था जब वह शेखर से कागज बनवाने के लिए कहने आए थे। यमुना काकी का बड़ा लड़का शेखर वकील है, इसलिए मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं कुछ पूछती उसके पहले वह खुद ही बोली, तुम शायद ऐसा ना करो, लेकिन आजकल तो लड़कियों की प्रवृत्ति हो गई है। ससुराल में चाहे कितनी ही सुखी संपन्न हो, पर मायके की संपत्ति पर उनकी नजरें लगी रहती हैं। बहनें खुलेआम कोर्ट में जाकर अपने हक की बातें कर रही हैं। यह सब देखकर तुम्हारे भैया कागज बनवाने आए थे ताकि तुम या तुम्हारे बच्चे उन्हें कभी भविष्य में कोर्ट में ना घसीटो। मुझे लगा अचानक मेरे पाँव जैसे किसी दहकते अंगारे में पड़ गए हो। मैं क्या इतनी पराई हो गई थी कि अब भैया को मुझसे हानि पहुंचने का डर हो गया था? औरों की छोड़ दे, तो भी मेरे भैया ने मेरे लिए ऐसा कैसे सोचा? कभी हम दोनों भाई बहनों में इतनी नजदीकियां थी कि माँ पापा को हम दोनों कोई बात बताए या ना बताए, एक दूसरे को जरूर बताते थे। भैया अपनी सारी जरूरतों को तिलांजलि दे अपनी पॉकेट मनी से मेरी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। वही भैया मुझसे पूछे बिना बाहर वालों से मिलकर अपनी संपत्ति मुझसे ही सुरक्षित कर रहे थे। मैं अपने को बहुत छोटा और पराया महसूस करने लगी थी। यह सही है कि भाई बहन के प्रेम को लोग गुजरते समय के साथ नए सिरे से सीमाबद्ध करने लगे हैं। बहन के अधिकारों को लेकर बनाए गए नए कानूनों से इस रिश्ते के असहज और नैसर्गिक रूप को शक के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने रेशम की डोर से बंधे इस रिश्ते को भावना विहीन कर दिया है। भैया ने कागजों पर विश्वास किया, मुझ पर नहीं। यह बात मुझे बहुत खल रही थी। पल भर में हम दोनों भाई बहन के बीच एक पथरीली दीवार खड़ी हो गई थी जो ऊंची और अगम्य है।
उस दिन आहत मन के लिए मैं घर लौटी, लेकिन भैया को कुछ भी नहीं बताया, ना ही कुछ पूछा। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, भैया की व्यवस्था शादी के कारण बढ़ती जा रही थी। फिर भी मुझे लगता था जैसे भैया मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, पर कह नहीं पा रहे थे। शादी बहुत ही धूमधाम से हुई, पर एक फांस सी मेरे गले में हमेशा अटकी रही। शादी के बाद सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौटने लगे, तो मैंने भी लौटने की तैयारी शुरू कर दी। मेरे पति अविनाश और बेटा आदित्य एक दिन में ही बारात अटेंड कर लौट गए थे। मैं हिम्मत कर भैया से बोली, भैया मैं कल का टिकट मंगवा रही हूँ वापस जाने के लिए। इतनी भी क्या जल्दी है, 1-2 दिन और बहू के साथ रह लो। सुनिए भैया, मैं जानती हूँ आपको मुझसे कुछ कहना है। इस तरह संकोच करेंगे तो बरसों गुजर जाएंगे और आप अपनी बातें नहीं कह पाएंगे। जतिन, तुम वह फाइल दो जिसमें भैया ने मुझे संपत्ति से बेदखल करने के कागजात रखे हैं। मैं उस पर हस्ताक्षर कर दूं ताकि भैया मेरे जाने के बाद निश्चित रहे। मेरी बातें सुन। भैया जड़ से हो गए। जतिन वह फाइल ले आया जो भैया के कमरे में रखी हुई थी। रुको जतिन, निधि तू हस्ताक्षर मत कर, मैं ये विचार छोड़ चुका हूँ, वरना तुमसे जरूर बात करता। अचानक भैया के स्वर की आत्मीयता और बेचैनी महसूस कर इतने दिनों से दिल में जमा मलाल पिघलने लगा था। आपको मेरे हस्ताक्षर नहीं चाहिए, पर मुझे हस्ताक्षर करने हैं। ना जाने कब अपने शहर की मिट्टी और उसमें बसे अपने घर व संपत्ति का मोह इतना बढ़ जाए कि वह लालच में बदल जाए और जन्म के रिश्ते, प्यार व विश्वास सब शक के घेरे में आ जाए, जो भाई बहन के रिश्ते को ही बिखेर दे। सच पूछिए तो भैया, कानून ने स्त्रियों को चाहे जितना अधिकार दिया हो, चाहे वे कितनी ही अत्याधुनिक हो, पर स्त्रियां हमेशा प्यार और स्नेहवश अपना हक छोड़ती आई हैं, जिसे कभी उसके कर्तव्य का नाम दिया जाता है, कभी उसका धर्म बताया जाता है। फिर भी स्त्रियां सब सहती हैं, कितने ही दुख झेलती हैं, पर अपने प्यार के रिश्तों पर वार नहीं करती। भाई का रिश्ता भी तो जन्म से जुड़ा प्यार का रिश्ता ही होता है। फिर भला मैं मरते दम तक यहाँ कैसे चाहूंगी कि मेरे भाई की संपत्ति पर कोई लालच भरी नजर डाले, चाहे वे मेरा पति और मेरी संतानी क्यों ना हो। इसलिए मैं यह हस्ताक्षर जरूर करूंगी। बहन का सामर्थ्य भाई के विश्वास में होता है, संपत्ति में नहीं। अगर भाई का फर्ज बहन की अस्मिता और सम्मान की रक्षा करना है, तो बहन का भी फर्ज है भाई के सुख और समृद्धि के लिए हर संभव प्रयत्न करना, उससे छीनना नहीं। एक बात और, भले ही बदलते समय के साथ आपका विश्वास मुझ पर से डगमगा गया है, पर आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे सुख दुख में आप ही मेरे एकमात्र संबल होंगे। यह विश्वास मेरे लिए किसी भी संपत्ति से बड़ा है। बोलते बोलते मेरा गला भर आया था और सभी भावुक उठे। भैया और भाभी की आंखें भर आई थी। मेरे चुप होते ही एक गहरा सन्नाटा सा पसर गया, जिसने सभी को अपने अपने दायरे में कैद कर दिया था। रिश्तों में अचानक उग आया कैक्टस सबको तकलीफ दे रहा था। मैंने बचपन से भैया के प्यार को बहुत ही गहराई से महसूस किया था, जो मुझे अभी तक एक सा ही लगता था। फिर दोनों भाई बहन के बीच यह अविश्वास कहाँ से आ गया? शायद संपत्ति के एक टुकड़े ने भाई बहन के रिश्ते में सेंध लगा दी थी। जिस प्यार और विश्वास और अपनेपन को हम बचपन में ही रिश्तों में महसूस होता है, उनके होने का विश्वास रखते हैं। अगर हमारा वही विश्वास और भ्रम टूटता है, तो सिर्फ आश्चर्य नहीं होता, गहरी पीड़ा की अनुभूति होती है। सभी कुछ समाप्त हो जाने का एहसास होता है। आज मुझे भी कुछ वैसा ही महसूस हो रहा था। दिल का वह कोना जिसमें मायका बसता था, तिनका तिनका बिखर गया था। यह दिल का वही सुरक्षित कोना था जिस पर कभी मुझे बहुत नाज था, जो मेरा स्वाभिमान था, जिसके बिना मैं अपने आप को हमेशा आधी अधूरी समझती थी। तभी भैया अचानक उठे और मेरे पास आकर पहले की तरह ही मेरे सिर पर अपना हाथ रखते हुए बोले, जो हुआ सो हुआ, तू मन में दुख मत रख। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ, जब तक मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे प्यार, विश्वास और अधिकार को कोई ठेस नहीं पहुँचाएगा। यह वादा है मेरा तुझसे। मेरे मुंह से बेसख्ता निकल पड़ा, मुझे सिर्फ प्यार का अधिकार चाहिए, संपत्ति का नहीं। मेरा इतना बोलते ही अचानक सभी की हंसी छूट गई। सभी की खिलखिलाहटों से कमरा गूंज उठा। अब तक बोझिल बना वातावरण काफी हद तक हल्का हो गया था। दूसरे दिन स्टेशन जाने के लिए निकलते समय जब मैं भाभी के पैर छूने के लिए झुकी, तो सीने से लगाते हुए उनकी आंखों से अविरल अश्रुधार बह निकली और अचानक माँ की याद ताजा हो गई। भैया और जतिन की आंखें भी भर आई थी। सौम्या ने गले से लिपटते हुए
मुझसे फिर से जल्दी आने का आग्रह किया तो दिल का कोना कोना प्यार से सरोबोर हो गया। मन में जमा अब तक का सारा कलेश धुल गया। इस भावभीनी विदाई के प्रभाव में सारे गिले शिकवे मिट गए और रह गया एक सुखद तृप्ति का एहसास, जो मायके की सबसे बड़ी सौगात थी। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।